हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि जो भी वीडियोस अपलोड की जा रही हैं उनसे आप लोगों को उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने में फ़ायदा हो रहा होगा। तो आज हमारा टॉपिक यहाँ पर भारत की गिरती प्रजनन क्षमता दर यानी फॉलिंग फर्टिलिटी रेट है। इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट ये है कि हाल ही में भारत की घटती प्रजनन दर के बारे में आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत ने चिंता जाहिर की है। ये चिंता विकसित अर्थव्यवस्थाओं जैसे जापान, कोरिया, चीन और कई अन्य यूरोपीय देशों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं से बचने के लिए प्रति दंपत्ति 3 या उससे अधिक बच्चे पैदा करने के लिए है। साथ ही ये चिंताएं लैंसेट में प्रकाशित ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडीज 2021 पर भी आधारित है, जिसमें बताया गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट 2050 में 1.29 और सन 2100 में 1.04 तक गिरने का अनुमान है। लेकिन इसी में कुछ रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या के 2060 तक 1.6 बिलियन का आंकड़ा पार कर लेने का भी खतरा है। इस वीडियो में आगे हम टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कुल प्रजनन दर को जानने का प्रयास करेंगे। भारत में प्रजनन दर में हालिया बढ़ती गिरावट के मुख्य कारणों को देखेंगे, साथ ही भारत के लिए प्रजनन दर में गिरावट के महत्व को जानेंगे और अंत में देखेंगे कि इससे यूपीएससी एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो की भी डिटेल्ड हिंदी और इंग्लिश पीडीएफ फाइल आप डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें तो ये एक महिला द्वारा उसके जीवन काल में जन्म लेने वाले या जन्म लेने वाले संभावित बच्चों की कुल संख्या को दर्शाता है, जो मुख्यतः महिला के 15 से 49 वर्षों के बीच में माना जाता है। अभी भारत में कुल प्रजनन दर राष्ट्रीय स्तर पर 2.0 तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि 1950 के दशक में यही कुल प्रजनन दर 6 या उससे अधिक थी। इसमें एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अभी शहरी क्षेत्रों में कुल प्रजनन दर 1.6 है, जबकि ये ग्रामीण क्षेत्रों में 2.1 बना हुआ है। अब अगर हम भारत में प्रजनन दर में गिरावट के प्रमुख कारणों की जांच करें तो परिवार नियोजन और कल्याण कार्यक्रमों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से संबंधित नगद हस्तांतरण प्रोत्साहन शामिल है, जिनकी अहम भूमिका है, जिनका प्रजनन क्षमता को कम करने में सबसे ज्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसके साथ ही सरकार द्वारा संचालित परिवार नियोजन पहलों से दंपतियों को बच्चों की संख्या यानी 2 बच्चों के बीच के अंतराल के बारे में निर्णय लेने में भी सहायता मिली है, जिसके परिणाम स्वरूप कुल प्रजनन दर में ड्रास्टिकली कमी आई है। ऐसा शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में पर्याप्त गिरावट के कारण भी हुआ है, जिससे बच्चों का जीवित रहना अधिक सुनिश्चित हुआ है, यानी बच्चों के जिंदा रहने की संभावना बढ़ी है और भारत में छोटे परिवारों को अब आदर्श माना गया है। पहले कई लोग ज्यादा बच्चे इसलिए भी पैदा करते थे कि उन्हें डर रहता था कि उसमें से कितने जीवित रह पाएंगे। जैसे बच्चों से संबंधित ये कहावत बहुत आम है कि न एक आंख का भरोसा न एक बच्चे का, दोनों कभी भी धोखा दे सकते हैं। अभी साथ ही विवाह की आयु में देरी के कारण महिला में पहली गर्भावस्था की औसत आयु भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जो कि लगभग 30 तक पहुंचने वाली है। साथ ही हम दो हमारे दो जैसे अभियानों और गर्भ निरोधकों के प्रयोग के कारण व्यवहार में आए बदलाव ने भी भारतीय आबादी की मानसिकता को बदल दिया है और उन्हें प्रजनन दर को कम करने के लिए प्रेरित किया है। जैसे अमेजन प्राइम की पंचायत सीरीज का 2 बच्चे मीठी खीर उससे ज्यादा बवासीर कोड तो आपको याद ही होगा। हालिया दिनों में कई लोगों द्वारा बच्चा गोद लेने में भी उल्लेखनीय वृद्धि आई है, जिसके कारण भी भारत में प्रजनन दर में कुछ कमी आई है। सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु यह है कि अब धन या संपत्ति के अंतर पीढ़ीगत प्रवाह के उलट जाने से माता पिता को अपने बच्चों से उतना लाभ नहीं मिलता है जितना पहले मिलता था। जैसे पहले लोग इसलिए ज्यादा बच्चे पैदा करते थे कि इससे ज्यादा हाथ होंगे, परिवार की कमाई बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति में उनकी सुधार होगा। लेकिन अभी बदलते सामाजिक आर्थिक परिवेश में ये बातें बिल्कुल उलट गई हैं। अभी लोग मुसीबत या ज़रूरत के समय बच्चों से ज़्यादा उम्मीद इन्वेस्टमेंट, हेल्थ पॉलिसी और इंश्योरेंस पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, जिससे उनका एक अतिरिक्त बच्चा पैदा करने का निर्णय प्रभावित होता है, जिसके पालन पोषण में उनकी काफ़ी लागत आती है। साथ ही महिला साक्षरता में वृद्धि, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी, कैरियर के प्रति उनमें जागरूकता, वित्तीय लाभ और आर्थिक स्वतंत्रता ने भारतीय महिलाओं को भी दूसरे बच्चे पैदा करने के विकल्प के बारे में पुनर्विचार करने के लिए सशक्त बनाया है। अब अगर हम भारत के लिए प्रजनन दर में गिरावट के महत्व या लाभ को देखें तो इससे श्रम उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है, जिससे
प्रति व्यक्ति उपलब्ध पूंजी संसाधनों और बुनियादी ढांचे की मात्रा में वृद्धि के कारण आर्थिक विकास में एक तेजी आ सकती है, जैसा कि यूरोपीय देशों में देखा जा रहा है। साथ ही कम कार्यबल जनसंख्या के कारण श्रमिकों के लिए कार्य की स्थिति में सुधार होगा और वेतन भी अधिक होगा, जिससे प्रवासी श्रमिकों के लिए वेतन संबंधी भेदभाव समाप्त हो जाएगा और कम प्रजनन दर वाले औद्योगिक रूप से विकसित राज्यों में उनकी सुरक्षा संबंधी चिंताएं कम हो जाएगी। ऐसा पहले भी कई यूरोपीय और विकसित देशों में देखा जा चुका है, जो अभी विकसित होने के चरण में है। इससे कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है, क्योंकि बच्चों की देखभाल के लिए अब महिलाओं को कम समय की आवश्यकता होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु यह है कि इससे सामाजिक क्षेत्र के संसाधनों और स्कूल्स, कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स जैसे बुनियादी ढांचे के प्रति व्यक्ति उपलब्धता में वृद्धि के कारण ये भारतीय आबादी की शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल में सुधार करता है। इन सबसे बाय डिफॉल्ट कम आबादी होने से भूमि, जल और अन्य संसाधनों पर दबाव कम होगा, जिससे वैश्विक तापमान वृद्धि, मरुस्थलीकरण, कृषि भूमि की हानि, पॉल्यूशन और नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज के उपयोग जैसे पर्यावरणीय समस्याओं पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने में भी मदद मिलेगी। इससे यूपीएससी मेंस एग्जाम में जीएस पेपर 1 में जनसंख्या और उससे संबंधित मुद्दे को लेकर प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना है और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जानने के लिए प्रीलिम्स में इस दिशा में किए गए सरकारी प्रयासों या महत्वपूर्ण आयामों जैसे कारण या लाभ को लेकर प्रश्न भी पूछा जा सकता है।